तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से आ गया हूँ जिसका इंतज़ार था आप लोगों को कि सर भूगोल का तीसरा पार्ट कब ला रहे हैं। तो मैंने भूगोल का नहीं, मैं भूगोल, राजनीति, इतिहास और अर्थशास्त्र चारों विषय का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय आसान भाषा में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें जो मैंने क्वेश्चन उठाया है, यह क्वेश्चन लगभग 13 घंटा मेहनत करने के बाद कुछ चुनिंदा प्रश्न मैंने उठाए हैं और इसकी इतनी संभावना है कि ज़रूर इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको हूबहू मिल जाएंगे। और इस वीडियो को सेव करके रखिएगा, परीक्षा देने के बाद जब आइएगा तब एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि यह वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं हम उस क्वेश्चन की तरफ जिस क्वेश्चन में लगा है बिहार बोर्ड का एक बहुत बड़ा विश्वास और आस, और इसी आस और विश्वास के साथ हम लोग करेंगे एक ज़बरदस्त तैयारी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने 2 पार्ट 27 क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं और ये मेरा तीसरा पार्ट है। विज्ञान में भी मैंने 10-10 करके 30 प्रश्न उत्तर पढ़ाए हैं। साथ ही गणित का मैं 5-5 क्वेश्चन करके 15 क्वेश्चन मैंने सब्जेक्टिव पढ़ाया है। और रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो मैं भूगोल का ऑब्जेक्टिव भी मैंने पढ़ाया है, साथ में विज्ञान का भी नहीं पढ़ाया है, और गणित का पार्ट बाय पार्ट में ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ। तो आप सभी जाकर ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप मिथिला क्षेत्र से हैं तो मैथिली भाषा की भी तैयारी इस चैनल पर बहुत ही अच्छे ढंग से होती है। तो चलिए देसी गुरु जी के साथ देसी अंदाज में चलते हैं स्टडी की तरफ। हम सबका पहला क्वेश्चन जो है, आप देख के पता चल गया होगा आप लोगों को कि जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं क्या थी। सबसे पहला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है हम लोगों को सबसे पहले कि जर्मनी की एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। बाधाएं नहीं, बाधाएं थी। अब इसको कैसे याद रखना है, तो सबसे पहले आप लोग कॉपी निकालिए, कलम निकालिए और क्वेश्चन को पहले लिखिए। मैं जो पढ़ाऊंगा उसको बढ़िया से पढ़िए और तब आप अपने से लिखना शुरू करिए। ठीक है, तो जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्य में बटा हुआ था, पहला प्रॉब्लम था। और यहाँ पर जो लोगों की स्थिति थी वो अलग अलग थी, क्योंकि ये 300 बड़े छोटे में बटा हुआ था, तो यहाँ के लोगों की स्थिति भी बिल्कुल अलग थी। देश के अंदर जो प्रेम होता है अपने देश के प्रति, मर मिटने का भाव जिसको कहते हैं, इसका भी यहाँ के लोगों में अभाव था। और जर्मनी चूंकि नेपोलियन के टाइम में कुछ दिनों के लिए मजबूत तो हुआ था, लेकिन मेटरनिख ने अपने चाल से फिर से इसको एकीकरण जो रास्ता था, इसका सबसे बड़ा विरोधी कौन था, तो मेटरनिख था। इन्होंने अपने चाल से फिर से उस पुराने युग को ला दिया जो नेपोलियन से पहले था। तो मेटरनिख इसका सबसे बड़ा विरोधी था। पूछेगा कौन था ये, तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। तो इस प्रकार आप इस पॉइंट को एक बार अच्छे से पढ़िए। 3-4 पॉइंट है, इजी पॉइंट है, इसको अच्छे से पढ़िए और तब अपने से लिखना शुरू करिए। मैं वादा करता हूं कि आप सभी का रिजल्ट जबरदस्त होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो क्वेश्चन हम लोग का है कि खूनी रविवार क्या है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपको जरूर बताता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग को लग रहा होगा कि ये पूछा गया तो बहुत कम ही बार पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए खूनी रविवार क्या था, मैं आपको बताता हूँ। रूस के लोगों ने 9 जनवरी 1905 को रोटी दो के नारों के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए, याद रखिएगा 1905 ईस्वी में रूस के जो लोग थे उन्होंने एक नारा दिया, रोटी दो। और ये नारा लगाते हुए वे लोग कहाँ चले गए, सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर। याद रखिएगा, नारा लगाते कहाँ गए, सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर। वहीं पर क्या हुआ, जब वो जा रहे थे महल की तरफ तो अचानक क्या हुआ कि जार, जो कि निरंकुश था, जिस पर कोई अंकुश नहीं था, वो अपनी मनमानी करता था। तो जार की सेना ने क्या किया,
इन लोगों पर क्या किया, तो गोलियों की बौछार कर दिया। चूंकि वह दिन रविवार था, इसलिए उस दिन का नाम क्या पड़ गया, उस घटना का नाम क्या पड़ गया, खूनी रविवार। और इस घटना में हजारों लोग मर गए। जो आप मेरे पीछे पढ़िएगा तो देख सकते हैं कि सेना ने इन लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इस घटना को रूस में क्या कहते हैं, तो खूनी रविवार कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो क्वेश्चन है हिस्ट्री का, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेशम मार्ग चीन से शुरू होता है और यह मध्य एशिया होते हुए यूरोप तक पहुंचता है। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि रेशम मार्ग की शुरुआत चीन से होती है और यह मध्य एशिया से होते हुए यूरोप तक पहुंचता है। इस मार्ग के द्वारा रेशम मार्ग के द्वारा चीनी जो रेशम था, इसका व्यापार यूरोप तक होता था। यानी कि चीनी रेशम का मतलब हो गया, रेशम कपड़ा होता है, तो इस कपड़ा के व्यापार इसी मार्ग से होता था और ये यूरोप तक जाता था। मध्य एशिया में, यानी बिचले जिसको शाखा था मध्य एशिया, बिचली जो इसकी शाखा थी मध्य एशिया, वहां से एक शाखा भारत की ओर भी आती थी। और इस तरह यह एशिया और यूरोप को, देखिए यह मार्ग इस तरह एशिया और यूरोप को व्यापार करने के लिए, व्यापार के दृष्टिकोण से व्यापार करने के लिए जोड़ने का ही सबसे बड़ा मार्ग था। और इसी मार्ग को हम क्या कहते थे, तो रेशम मार्ग कहते थे। देखिए बारीकी से सुनिए, कई बार पढ़िए, खुद समझिए, दोबारा लिखिए, तिबारा लिखिए, 4 बार लिखिए, 5 बार लिखिए। मैं गारंटी देता हूं कि एकदम होगा तो होगा और करना है तो करना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार इसको देख लीजिए आप लोग। अब जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो कारण थे, जिसमें विनयपूर्वक आंदोलन किया गया था। और मैं आप सबके लिए क्वेश्चन डालता हूं कि आप सबको कमेंट बॉक्स में डालना है कि आंदोलन कब हुआ था और यह किसके नेतृत्व में हुआ था। ये 2 बातें मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग भर दीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण पूछा है, कारण क्या थे, तो क्या लिखेगा, प्रमुख कारण निम्न है। अब निम्न है में क्या हुआ, तो एक था साइमन कमीशन, जो भारत आया था यहाँ के संविधान यानी नीति कानून को कुछ बदलने के लिए। तो इसका बहुत बहिष्कार हुआ, यानी खूब हल्ला गुल्ला हुआ। तो ऐसे लिखिएगा एग्जाम में, साइमन कमीशन का बहिष्कार। दूसरा जी, नेहरू जी एगो रिपोर्ट बनाए थे संविधान हेतु, उस रिपोर्ट को अंग्रेज सब क्या कर दिया, तो अस्वीकार कर दिया, समझे। और उससे थोड़ा ही दिन पहले 1929 और 30 में ऐसा आर्थिक संकट आ गया कि लोग भूख से मर रहे थे। और चौथा जो था मेन, कि भारत चाहता था कि हमें अपना राज मिल जाए, पूर्ण स्वराज की मांग, यानी अपना राज मुझे मिल जाए। ये 4 ऐसे कारण थे जिसके कारण क्या हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। मैं आपको एक बार पढ़ा रहा हूं, आप इसको 5 बार पढ़ते जाइए और करते जाइए। 5वां जो क्वेश्चन हम लोग का, कि सस्ती श्रम ने किस प्रकार औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान दे कीजिए। देखिए, सस्ता श्रम का मतलब होता है बहुत ही कम पैसा में मजदूरी। बहुत ही कम पैसा में जब मजदूर मिल जाता है, इसको कहते हैं सस्ता श्रम। सस्ता श्रम यानी कम कीमत में मजदूर उपलब्ध होना। आप कोई भी काम करते हैं, आपको 300 की जगह अगर 100 रुपया में मजदूर मिल जाए, वो भी आप 8 घंटा की जगह 10 घंटा काम करें, अब मजदूर भी इतना मजबूर हो कि उसको काम करना ही पड़े, तो फिर आपके लिए तो बल्ले बल्ले। तो यही था अंग्रेज के लिए कि सस्ता श्रम यानी कम कीमत में मजदूर यहाँ भारत में मिल गया, उपलब्ध हो गया। और किसी भी उद्योग के लिए सबसे बड़का वरदान है कि कम दाम में मजदूर मिल जाएगा। तो 1792 इसमें एगो 12 बंदी अधिनियम लागू किया अंग्रेज ने। ये अधिनियम जो लागू हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि जो जितने भी जमींदार थे उनके खेतों को खरीद लिया गया और खरीद करके बड़ा बड़ा उद्योग लगाया गया। ये शुरुआत की बात है, जब अंग्रेज, शुरुआत की बात है ये बीच की बात नहीं है, जब अंग्रेज आया था उस समय की बात है। तो जब जमींदार के खेत खरीद लिया, उसमें लगाने लगा उद्योग,
तो किसान सब जो था, जो उस खेत में काम करते थे, उनके पास कोई काम नहीं रह गया, वो लोग हो गए मजबूर। इतना मजबूर हो गए कि बेचारा लोग क्या करे, तो उसी फैक्ट्री में उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो उसी फैक्ट्री में, उसी उद्योग में वो लोग काम करने लगे। और चूंकि उन लोगों की मजबूरी थी कि बेचारे के पास नहीं था खाने के लिए, तो क्या करते, इस तरह सस्ता श्रम जो है, इसने उत्पादन को बढ़ाने में सहायता तो प्रदान की, लेकिन किसानों की स्थिति को बिल्कुल ख़राब कर दिया। तो इस तरह जो है, जब मजदूर सस्ता में मिल गया तो उद्योग लगाना एकदम आसान हो गया, और जिससे क्या हुआ, तो उद्योग धीरे धीरे बढ़ते चला गया। तो ये जो है इसका आंसर है। इसको एक बार दो बार अच्छा से पढ़ लीजिए, बढ़िया से तैयारी करिए आप सब। अब हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको मैं बता रहा हूं दीर्घ उत्तरीय में क्या है, देख लीजिए। दीर्घ उत्तरीय है, इसमें है कि 19वीं शताब्दी में भारत में प्रेस के विकास को रेखांकित करें। ठीक है, 19वीं शताब्दी में भारत में प्रेस के विकास, प्रेस माने जानते हैं, प्रेस का मतलब होता है छपाई, यानी जो अखबार मीडिया जो जानते होंगे, इसी को कहते हैं प्रेस। तो पहले जो था ये सोशल मीडिया नहीं था, यानी फेसबुक वाला मीडिया नहीं था, यूट्यूब वाला मीडिया नहीं था। तो क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी में प्रेस भारत के अंदर अंग्रेज द्वारा होने वाले अत्याचारों को दिखाने का सबसे मजबूत माध्यम बन गया था। यानी अखबार ऐसा चीज हो गया था जो अंग्रेज के अत्याचार को दिखाता था। और भारत के प्रेस, यानी भारत का जो अखबार जिसको कहते हैं, इसकी शुरुआत 1766 ईस्वी में किसने किया था? विलियम बुल्टस ने। याद रखिएगा, 1766 में भारत में किसने शुरुआत किया था? विलियम बुल्टस ने। और इसके बाद क्या हुआ, 3 साल के बाद 1780 में अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट नाम का एक पत्रिका छपा, बंगाल गजट, जिसकी शुरुआत किसने की थी? तो गंगाधर भट्टाचार्य जी ने किया था शुरुआत बंगाल गजट का। वही 1780 ईस्वी में इंडिया गजट नाम का एक अखबार निकला, जो भारत का दूसरा समाचार पत्र था। पहला समाचार पत्र का नाम था बंगाल गजट, इंडिया गजट जो था वो दूसरा भारत का समाचार पत्र था। देख रहे हैं ना कैसे उत्तर लिखे हैं। पहले लिखिएगा कि अंग्रेज के अत्याचार को, उसके दमन को दिखाने का सबसे बड़ा वरदान था भारत का प्रेस। इसका शुरुआत 1766 में विलियम बोल्टस ने किया। 80 में अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट, जिसकी शुरुआत की गंगाधर भट्टाचार्य ने। 1780 में फिर इंडिया गजट भारत का दूसरा अखबार बना। अब देखिए, 1821 ईस्वी में बंगाली भाषा में एगो संवाद कौमुदी नाम का अखबार छपा। 1822 में मीरा अतुल नाम का फारसी अखबार छपा। ये सब नाम याद रखना है खाली आपको कि कब कौन अखबार छपा, यही लिखना है एग्जाम में। और ये जो अखबार था संवाद कौमुदी और मीरा अतुल, इसने क्या किया, तो देश के लिए क्रांतिकारी विचारधारा को जगाने का प्रयास किया, जागने नहीं जगाने का प्रयास किया। यानी अखबार जो था लोगों को हकीकत बताता था, सही सही घटना के बारे में बताता था। लोग पढ़ने के बाद लोगों का खून खौल उठता था। और इस जो अखबार के संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। यानी संवाद कौमुदी और मीरा अतुल नाम का जो 2 अखबार बाद में निकला, इसके जो मतलब संस्थापक थे, यानी इसकी शुरुआत करने वाले, उनका नाम था राजा राम मोहन राय। तो अब चलते हैं इससे हल्का आगे, इसी के बारे में और पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए, 1822 ईस्वी में मुंबई से गुजराती भाषा में मुंबई समाचार निकलने लगा। यानी देखिए कौन कौन अखबार निकला, इसके बारे में बढ़िया से लिख दीजिएगा, बस उत्तर मिल जाएगा नंबर। मुंबई से गुजराती भाषा में मुंबई समाचार निकला। 1830 में बंगदत्त की स्थापना हुई, ये भी अखबारे वाला ऑफिस था। 1831 में जामे जमशेद 1851 में गुफ्तार नामक अखबार का प्रकाशन हुआ। इस सब अखबार का नाम याद रखिएगा। मुंबई गुजराती भाषा में मुंबई समाचार, बंगदत्त, जामे जमशेद, गुफ्तार, ये कब किस ईस्वी में हुआ, इतना खाली याद कर लीजिए बढ़िया से। ऑब्जेक्टिवों में हो जाएगा और सब्जेक्टिव तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। और इस तरह अखबारों ने भारत के लोगों के अंदर एक नई चेतना का विकास किया, एक नई चेतना जगाने का काम किया। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत में अखबार जो छपा, वो कौन कौन सा अखबार छपा,
कब कब छपा, कितने ईस्वी में छपा, इसी के बारे में आपको खाली लिखना है। तो अब इसको हम एक बार इधर कर देते हैं, जिससे कि आप लोग देख लीजिएगा, इसको देख लीजिए बढ़िया से, स्क्रीनशॉट लेना है, पॉज करके लिख लीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा, लेकिन याद करके बुआ प्लीज़, ऐसे नहीं, पहले याद करिए, खूब याद करिए, और तब जाके 5 बार सुनिएगा, अपने याद हो जाएगा। ये इसका दूसरा भाग हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भूमंडलीकरण, आज जो हम लोग पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, देखते हैं ना सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, फेसबुक से, यूट्यूब से लोग पैसा कमा रहा है, किसका देन है? तो भूमंडलीकरण का। दुनिया का कौन कौन टॉर्च लाइट सब, बल्ब सब हम लोग यूज करते हैं, टीवी, एलईडी, क्या क्या नहीं यूज करते हैं, एप्पल का आईफोन, ये किसका देन है? भूमंडलीकरण। इसमें देश के दूसरे दूसरे देश की अर्थव्यवस्था हमारे देश के साथ जुड़ती है, अलग अलग देश की कंपनियां हमारे देश में आती है, व्यवसाय लगाती है, लोगों को रोजगार देती है, इसी को तो कहते हैं भूमंडलीकरण। समझे? मोट भाषा में एक बार बुझा दिए, आप कहीं पात्र भाषा में आप लोग को बुझा देते हैं। अब देख लीजिए क्या है। भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करें। बहुत VVI है ये क्वेश्चन सब। तो देखिए भूमंडलीकरण का मतलब ये होता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ना। बोलते रहिए पीछे पीछे, जिससे आदत आपको लगेगा। भूमंडलीकरण का मतलब ये होता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ना, जिसका सीधा असर किस पे पड़ता है? तो आम लोगों पे पड़ता है। दुनिया की अर्थव्यवस्था जब हम लोगों से जुड़ती है तो इसका सीधा असर हम ही लोगों पे पड़ता है। आज पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। आज पूरा दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। विदेशी अर्थव्यवस्था से भारत ही नहीं बल्कि सभी देश आपस में एकदम कनेक्ट है। विदेशी अर्थव्यवस्था यानी इस देश की जो व्यवसाय है, बिजनेस है, इन्वेस्ट, ये सब जगह हो रहा है। क्या भारतीय कंपनी दूसरी जगह नहीं जाती है? आयात निर्यात चल रहा है। तो वही कह रहे हैं कि विदेशी अर्थव्यवस्था से भारतीय नहीं, दुनिया के सब देश आपस में जुड़ल है। वर्तमान समय में, मैंने अभी के बात कर रहे हैं, वर्तमान समय में 1991 के बाद आज पूरा विश्व, 1991 के बाद आज पूरा दुनिया सेवा क्षेत्र के माध्यम से आपस में जुड़ा हुआ है। सेवा क्षेत्र का मतलब होता है क्या, हम बताते हैं। जैसे कोई कंपनी यहाँ आई और यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट की, पूंजी लगाई, हम लोगों को सर्विस दे रही है, तो उसको क्या कहते हैं? सेवा। तो आज 1991 के बाद पूरा दुनिया सेवा क्षेत्र के माध्यम से आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगा। कई सारे कंपनी आई, अपना अपना बढ़िया बढ़िया एकदम ऑफर ले लेकर कंपनी सब यहाँ पर आया, अलग अलग देश में माने जाती है। और जब कंपनियां अपना अपना योजना लेकर अलग अलग देश में जाती है, वहाँ निवेश करती है, व्यवसाय खोलती है, तो वहाँ के युवाओं को क्या मिलता है? तो रोजगार मिलता है। तो वहाँ के युवाओं को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। देखिए ध्यान लगा के पढ़िए। बड़ा है तो क्या हुआ भाई, एक बार में ही, दूसरे बार में ही, पैराग्राफ है, पैराग्राफ पढ़ेंगे भाई, पैराग्राफ होता है। वैसे बारी बारी से करिएगा। बहुत बड़ा है तो क्या हो गया, अगर छोटका है तो एक बार में याद होगा, बड़का है तो 3 बार में याद होगा, 4 बार में याद होगा। पहले एक पैराग्राफ, फिर दूसरा पैराग्राफ, ऐसे करके पढ़िएगा भैया। अब देखिए इसके बाद देखिए थोड़ा सा आगे भी है इसमें। देखिए कहता है कि भूमंडलीकरण के कारण आज पूरी दुनिया में जगह जगह घूमने वाले स्थान का निर्माण हुआ। देश दुनिया के लोग जब आने लगे हमारे देश में, तो बहुत सारा जो है ट्रेवल, मतलब जो हम लोग नहीं जाते हैं घूमने उमने के लिए अलग अलग जगह पर, तो विदेशी लोग भी भारत आने लगा, भारत के लोग भी विदेश जाने लगे। जिससे क्या हुआ, जहाँ जहाँ लोग आने लगे वहाँ वहाँ होटल बनने लगा, बड़का बड़का रेस्ट हाउस, ठहरने वाला घर सब बनने लगा। सोशल मीडिया, इंटरनेट के सहारे आज हर एक युवा, देखिए कहे हैं शुरू में, अपना देश की अर्थव्यवस्था को किसी न किसी माध्यम से मजबूत कर रहा है। मान लीजिए हम फेसबुक से पैसा कमाएंगे, यूट्यूब से कमाएंगे, तो अमेरिका का पैसा कहाँ आएगा? भारत में आएगा। तो टैक्स काटेगा सरकार, तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी कि नहीं होगी? इसलिए ना कहते हैं भैया सब्सक्राइब कर दीजिए, नए लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो आप लोग तो कुछ करवे नहीं करते। अब पूरी दुनिया जो है एक वैश्विक गांव, यानी पूरी दुनिया एक गांव की तरह जुड़ा हुआ है। इसीलिए क्या कहा गया है? वैश्विक गांव की तरह है, जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये आपका हो गया हिस्ट्री का। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है इससे आगे, वो पढ़ेंगे अब शायद इकोनॉमिक्स, सॉरी पॉलिटिकल साइंस का पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले दौर में। पहले आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, लिख लीजिएगा।
अब इसको देख लीजिए एक बार। अब चलते हैं राजनीति शास्त्र की तरफ, पोल साइंस में। देखिए पोल साइंस में जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि पूछने वाला है इस बार कि परिवारवाद क्या है। अब देखिए परिवारवाद, अभी तो चुनाव है, देख ही रहे होंगे। एहन कौन नेता नहीं होगा जो अपना बेटा, पोता, भतीजा, भतीजी, सखा, संबंधी को चुनाव में टिकट नहीं दिया होगा। इसी को तो कहते हैं परिवारवाद। परिवारवाद लोकतंत्र में सबसे बड़का एगो अभिशाप हो गया है, जहां पर किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोगों का कोई नहीं बोलबाला, खाली वो अपना नेता सब अपने सखा संबंधी को देखता है। यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सभी दलों के नेता अपने ही परिवार और सगा संबंधी को राजनीति में लाने के लिए चुनाव के अवसर पर उम्मीदवार बना देता है, माने टिकट देता है, उम्मीदवार बना देता है। यह परंपरा धीरे धीरे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बनते हुए नजर आ रहा है। मान लीजिए कोई एक युवा है, हम किसी पार्टी से हैं, पार्टी के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पार्टी क्या करेगा, अपना भतीजा के टिकट देगा, हमारा नहीं देगा। तो इससे तो भाई खतरा तो है। अब अगला जो क्वेश्चन है देखिए, दल बदल कानून क्या है। मान लीजिए कि हम बिहार में चाहिए 123 गो सीट, 122 गो चाहिए सरकार बनाने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए इस पार्टी को आया 120 गो, 2 गो विधायक घट रहा है। अब मान लीजिए कि इसे 78 गो आया किसके पास, तो लालटेन के पास। तो क्या करेगा इस 120 वाला, इसमें से 2 गो जो है, 2 गो को कान भर के मैंने पैसा उसा दे के खरीद लेता था, ये अपना में शामिल कर लेता था। तो इस तरह के से क्या होता था, तो बहुत मतलब दिक्कत होता था सरकार। अब भाई हम मान लीजिए हैं, हमको अब आप खरीद लिए और मेरे पार्टी से खींच के ले गए, तो भाई कहीं ना कहीं तो मेरे लिए घाटा हुआ। तो इसी को रोकने के लिए जब कोई व्यक्ति चुनाव जीत कर आता है, तब वह जिस पार्टी से चुनाव लड़ता है उसको छोड़कर अगर किसी और पार्टी में चला जाता है तो इसे कहते हैं दल बदल। क्या कहते हैं, दल बदल कहते हैं, कानून नहीं, दल बदल कहते हैं। इसको रोकने के लिए 1985 ईस्वी में तथा 2003 ईस्वी में संविधान में संशोधन हुआ कि अगर तू छोड़ के गया तो तोहर सदस्यता खत्म, अब तोहर विधायकी खत्म। अभी डर हो गया, इसलिए पार्टी मिल सकता है लेकिन कोई विधायक चाहेगा कि उस पार्टी को छोड़ के हम और दूसरा में चले जाएंगे तो विधायक रह जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए 1985 में और 2003 में संविधान में संशोधन हुआ, जिसे दल बदल कानून कहते हैं। यहाँ नहीं लिख दीजिएगा इतने छोड़ के, यहाँ तक में उत्तर गलत हो जाएगा, पूरा लिखना पड़ेगा। तो इस तरीका से हमने आपको पढ़ाया राजनीति में 2 क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। अब कहता है कि भारत का जो लोकतंत्र है इसका 4 गो गुण बताइए। मान लीजिए पूछेगा कि मुकेश सर, हम मेरा नाम है, वैसे देसी गुरुजी यूट्यूब पर नाम है, मेरे में 4 गो गुण क्या है। तो भैया हमको तो पता नहीं हमारा में गुण है भी, आप ही लोग बताइएगा। इसमें लोक कल्याण की स्थापना है। देखिए लोकतंत्र में लोक की तंत्र यानी लोक की शक्ति, लोगों का सब कुछ, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा, इसीलिए लोक कल्याण की बात इसमें होती है। दूसरा, लोकतंत्र में वोट देने के लिए सब बार बार कहता है, यानी जनता को जागरूक बनाता है। लोकतंत्र में सब जाति धर्म के लोग एक ही लाइन में लगता है, यानी समानता प्रदान करता है। और लोकतंत्र देखते हैं अभी चुनाव में बढ़ चढ़ के सब देश स्तर पर, राज्य स्तर पर सब निकलता है, घर से वोट करता है। मतलब राष्ट्रभक्ति की भावना को, राष्ट्रवाद की भावना को, राष्ट्रभक्ति की भावना को यह बढ़ाता है। तो इस प्रकार से आपको हो गया ये राजनीति का क्वेश्चन। ये सारा जो था लघु उत्तरीय था। अब हम लोग पढ़ेंगे राजनीति में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। अब देखिए मज़ा आएगा एकदम। पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुत मज़ा आएगा, पढ़िए एकदम बढ़िया से। थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन कोई बात नहीं है, एकदम लाइन बाय लाइन समझा देंगे बढ़िया से। कि ग्राम पंचायत के संगठन एवं कार्यों का वर्णन करें। देखिए संगठन का मतलब होता है कि जब 2-4 गो चीज़ मिल के जुड़ जाए कहीं तो उसको कहते हैं संगठन। तो सबसे पहले कि ग्राम पंचायत गांव का सबसे छोटा और सबसे नज़दीकी सरकारी संगठन है। ग्राम पंचायत जो है वो क्या कहें, गांव का सबसे छोटा और सबसे नज़दीकी संगठन है। क्यों? क्योंकि इसमें रहता है ग्राम सभा, मुखिया, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड सदस्य, नाम तो सुनबे किए होंगे। इस सब को मिला देता है तो बनता है संगठन। तो अब याद रखना है कि ग्राम पंचायत के मुख्य भाग क्या है। ग्राम सभा ये पंचायत के कामों की जानकारी लेता है और सुझाव देता है। यानी ग्राम सभा का काम है कि पंचायत में कौन सा काम हो रहा है
इसकी जानकारी होती है, मीटिंग बुलाया जाता है और सुझाव भी देता है। अब है मुखिया। यह ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, जिसको प्रधान भी कहते हैं। इसको गांव के लोग वोट दे करके चुनते हैं। तीसरा सरपंच। यह पंचायत के न्याय के लिए होती है। पंचायत के न्याय का सबसे पहला स्तर न्याय का सरपंच है। छोटका मोटका वाद विवाद फसाद जो होता है वो पहले सरपंचे लग जाना चाहिए, लेकिन लोग तो यहाँ घिउरा के लिए भी मार कर लेते हैं। हम क्या कहें बुआ। उप सरपंच। जब सरपंच नहीं होता है तो उसका काम जो करता है उसको कहते हैं उप सरपंच, और जब मुखिया नहीं होता है उसका काम जो करता है उसको कहते हैं उप मुखिया। अब है वार्ड सदस्य। ये पंचायत के सदस्य होता है, ये हर वार्ड से एगो एगो आदमी चुना जाता है। इसका काम होता है कि घर घर तक जो है योजना को पहुंचाना, इसी का काम होता है। ये सब घूस लेता है, ई घूस लेता है, ई घूस लेके देता है सरपंच को, सरपंच घूस लेके देता है मुखिया को, अब मुखिया घूस लेके देता है ऊपर, समझे ना, ऐसे ही बोल रहे हैं। अब क्या होता है तो आपको ही मालूम होगा। तो इस तरह से हो गया। ये सबसे पहले हो गया संगठन के बारे में। हम लोग क्या पढ़े अभी? संगठन। अब पढ़ेंगे इसके कार्य के बारे में। देखिए पहले पढ़े संगठन के बारे में, बुझ गए होंगे आप लोग। अब पढ़ते हैं कार्य के बारे में। देखिए ग्राम पंचायत के जो कार्य है, देखिए सबसे पहले गांव में सड़क पुल और नाली की मरम्मत करना, तो जानबे करते होंगे आप लोग। पेड़ लगाना, सफाई तफाई करवाना, स्कूल आंगनबाड़ी और हॉस्पिटल तस्पिटल, सब ये सब काम है मुखिया का। दिखा दीजिएगा हमारे वाला वीडियो, क्या क्या होता है काम, ये वाला दिखाइएगा। पीने की पानी की व्यवस्था करना, बिजली और जल की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जो है बनाना, गरीब को लिए सरकारी योजना जो है देना, सरकारी योजना का लाभ गरीब को मिलना, ये सब काम है ग्राम पंचायत का। लेकिन कहाँ कोई करता है भैया मेरे, सब तो खाइए जाता है, क्या कहें, बड़ा बुरा हाल है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ई हुआ दूसरा दीर्घोत्तरीय, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि चौथा पॉइंट यहाँ आ गया है मिस्टेक से, कोई बात नहीं है, बुझा देंगे हम सब आपको। देखिए भारत के लोकतंत्र के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं। देखिए पूछ देता है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, इसे कुछ घुमा फिरा के, लेकिन इस तरह से पूछ सकता है। तो देखिए भारत के लोकतंत्र में सबसे बड़का समस्या की है कि यहाँ के लोग पढ़ल लिखल नहीं। अब मान लीजिए महिला को दिया 10,000 रुपया, अब वो गुण क्या गा रहा है, मोदी मोदी। एक मिनट के लिए देखिए, मोदी जी बहुत बड़े आदमी हैं, उनके बारे में नहीं कह रहे, मतलब शिक्षा का अभाव कह रहे हैं। हमको दिया 5 किलो चावल गेहूँ, अब 5 किलो चावले गेहूँ के नाम रट रहे हैं, वोट दे रहे हैं, मतलब जागरूकता नहीं है। हमारे देश में आज भी बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसके कारण वे अपने अधिकार और कर्तव्य को नहीं समझ पाते। और ज्ञान दीजिएगा तो तुमको कहेगा ए तू बेसी पढ़ लिया है रे, तो इसलिए चुप्पे रहने में भलाई है। दूसरा है गरीबी, नहीं निर्धनता। गरीबी हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी परेशानी है, ठीक है भैया, गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। अब गरीब है हम, अभी गरीब है, आगे भी गरीबे रहेंगे। काहे कि कोई, हमको तो नहीं लगता है कि कहीं से कोई पौधा उगेगा और पैसा आ जाएगा। मेहनत करके पढ़ लिख के कुछ कर सकते हैं, लेकिन गरीबी भी एगो कारण है। यहाँ पे 500, 1000, 200 रुपया के लिए इंसान क्या करे, मजबूर है, नेताओं के पीछे पीछे दौड़ता है, क्या करेगा। जो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान रहते हैं, उनको वोट देने या चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता। भाई वोट हो चाहे नहीं हो, कोई जीते कोई हारे, केकरो झंडा उठा के आराम से चल दिए, क्या कि गरीबी है भैया। गरीबी कैसा चीज़ होता है, जो गरीब होंगे वो तो पता चल ही रहा होगा। तो इसलिए उनको ये सब चीज़ से कोई माने मतलब नहीं, कोई आएगा उनका कोई उद्धार करने वाला नहीं है, वो जानते हैं। तो दूसरा कारण हो गया गरीबी। तीसरा है आपसी भेदभाव। अपना देश में दिया तो देखबे करते होंगे, अपना बगल वाला से नहीं पड़ता है, खास करके चुनाव टाइम में तो और झगड़ा फसाद हो जाता है। तो अपना देश में जात धर्म ऊंच नीच जैसी बातें लोगों में होती है, जो लोग को क्या करती है तो आपस में बांट देती है। कई बार इसी कारण से झगड़ा भी होता है, दंगा भी होता है, हिंसा भी होता है, जिसका नाम है आपसी भेदभाव। और चौथा पॉइंट देखिए कौन में नुका गया है, देखते हैं ससुरा, चौथा इधर चला गया है। चौथा पॉइंट यहाँ लिख दिए हुए हैं हम। देखिए जागरूकता का अभाव, ये इसका मतलब हो गया कि देश के जो लोग हैं वो गरीब हैं और अशिक्षित हैं, इसलिए वो अपना अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानबे नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको हो गया 12 नंबर क्वेश्चन, ये हो गया दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये कितना अच्छा अर्थशास्त्र का क्वेश्चन सब आ गया। देखिए तैयारी चल रहा है ना बढ़िया से, देखियो कितना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तैयो सब्सक्राइबर मात्र 200 हुआ है। क्वेश्चन है सतत विकास किसे कहते हैं। ऐसा विकास
जो सदा चलते रहे। मान लीजिए आपके घर में कुछ जमीन है, संपत्ति है, गाछ है, वृक्ष है, तो उसका बाबा आप चचा से बचा के रखता है, काहे जे रहत तब न पुत मने पुस्त सब जे है से सुख करत। तो वही बात है, सतत विकास करता, ऐसा विकास जो सदा चलते रहे, टिका रहे। ठीक है, सतत विकास उपलब्ध साधनों को आने वाले भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है। यानी जो अभी है यहाँ पर ओकरा भविष्य के लिए जमा करके रखें, इसी को कहते हैं सतत विकास। अब जना अपना सबके आसपास साधन क्या है, मान लो कोयला है, गैस है, वन है, जल है, जमीन है, संपत्ति है, इसमें कुछ सरकारी है और कुछ निजी है। तो इसको ही बचा कर रखना, आने वाले समय तक चले, इसी को क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, सतत विकास। अब गरीबी के दुष्चक्र की धारणा बताइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी बतेबे की है भाई, देखिए मान लीजिए हम गरीब हैं, दूगो धिया पुता हुआ, इलाज तिलाज करवाते करवाते जैसे तैसे करके बच्चा मतलब बड़ा हुआ। अब उसका पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता, फिर कुछ बड़ बीमारी हो गया, फिर कर्जा पैसा लिए, बेटी हुआ तो बियाह दान किए, फिर कर्जा पैसा लिए, घर में एगो बेटा, कमाते कमाते बेचारा का हालत खराब है। कैसे? यही कारण है कि गरीब जो होता है ना, क्या करे, मजबूर होता है बेचारा। और गरीबी मजाक नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको भगवान गरीब बनाए हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन आप जिंदगी भर गरीब रहे तो इसका मतलब इस युग में आप अच्छे बेटे नहीं हैं। इसलिए पढ़िए लिखिए, अपने माँ बाप को हर शौक पूरा करें जिसके लिए बेचारे परेशान हैं। तो यह एक अभिशाप है, ये भी गरीबी को जन्म देती है, जिसके कारण एक गरीब व्यक्ति अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर पाता है। यह गरीबी अगली पीढ़ी तक भी इसी तरह चलती रहती है। इसी को गरीबी की दुष्चक्र कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ा दिए 14 गो। अब ये सब तो आप समझ गए होंगे, इसमें तो उतना नहीं समझाना, लेकिन फिर भी समझा रहे हैं, काहे कि बहुत कमज़ोर बच्चे भी होंगे। हमारा ध्यान उन बच्चों पर रहता है जो बड़े मासूम हैं, जिनको समझ में नहीं आता है। मैं खास करके उन्हीं के लिए पढ़ाता हूँ। जो तेज हैं वो तो अपने आप को धुरंधर मानते हैं भाई, लेकिन जो थोड़े कमज़ोर बच्चे हैं, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेहनत करो बाबू, सब कुछ संभव है, इस धरती पर सब कुछ संभव है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौद्रिक प्रणाली क्या है, उपभोग किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मौद्रिक माने आप नहीं बुझिएगा, एगो होता है मुद्रा और एगो होता है मौद्रिक। ये दोनों शब्द एक एगो है, ठीक है ना। मुद्रा और मौद्रिक, मुद्रा से ही बना मौद्रिक शब्द। और मौद्रिक प्रणाली क्या होता है, तो मौद्रिक प्रणाली ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपना वस्तु या अपना सेवा या अपना समय को बेचता है। कोई दुकानदार मान लीजिए सब्जी बेचता है, कोई डॉक्टर किसी का इलाज करता है, टीचर लोग अपना समय बेचता है। ये सब करके हम उसके बदले में मिलता क्या है, पैसा। तो उसी पैसा से क्या करते हैं, फिर अपना सब जरूरत का चीज़ लेते हैं, है ना। इसी को क्या कहते हैं, तो मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। उपभोग किसको कहते हैं, जना खूब कमाते हैं आप और उस पैसा में से कुछ पैसा यानी चालू वस्तु पर खर्च किया जाता है, अर्थात अपने जरूरत को पूरा करने के लिए खर्चा करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उपभोग। नहीं कहता है गाँव में भोग नहीं है तो भोग, बुझे ना बात, तो उसी को क्या कहते हैं, उपभोग। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दीर्घ उत्तर ये है, ये दीर्घ उत्तर ये है। अब एकदम देखिए, ध्यान देखिए पूरा एकदम देखते हैं। इसमें भी एगो जो है पॉइंट देते हैं, क यहाँ है, ख यहाँ है, ग नहीं घुस गया, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। देखिए साख पत्र क्या है, कुछ प्रमुख साख पत्रों पर प्रकाश डाले। इसका मतलब ही नहीं कि टॉर्च बार दीजिएगा, ध्यान दीजिए। साख पत्र उस साधन को कहते हैं। साख पत्र मतलब क्या, बैंक में आप मान लीजिए लोन लेते हैं 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, एकदम टाइम से दे देते हैं। आपके खाता पर देखता है ट्रांजैक्शन तो महीना का हजारों लाख है, एकदम आप टैक्स भर रहे हैं, कहीं कोई गलती नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो आपका साख बैंक में बन जाता है कि कस्टमर बहुत बढ़िया है। तो साख पत्र उस साधन है जिनका प्रयोग साख मुद्रा के लिए, साख मुद्रा के लिए किया जाता है। पहला लाइन ऐसे ही लिखना है, साख पत्र वे साधन है जिनका प्रयोग साख मुद्रा के लिए किया जाता है। और सबसे पहला जो होता है साख मुद्रा होता है चेक, यानी बैंक में मिलता है वो चेक। यह एक लिखित आदेश है, इस पर क्या करते हैं, अपना सब लिखते हैं, पैसा लिख देते हैं, आदमी का नाम लिख देते हैं, साइन कर देते हैं। और इसके द्वारा क्या होता है, तो किसी को भी अपना सब भुगतान कर देते हैं। दूसरा है बैंक ड्राफ्ट। मान लीजिए आपका खाता है HDFC में, आप भेज रहे हैं PNB में, तो HDFC वाला आपको को ड्राफ्ट देगा, कहेगा इसको भरिए और इसको भर के दूसरे उस बैंक में डाल दीजिए, वो जाएगा दूसरे बैंक में और वहाँ से पैसा अपने आप ऑटोमेटिक जो है उसके खाता में चला जाएगा।
इसके द्वारा एक बैंक के ग्राहक दूसरे बैंक के व्यक्ति को भुगतान करते हैं, इसको कहते हैं बैंक ड्राफ्ट। दो पॉइंट बुझ गए होंगे। तीसरा जो होता है उसको कहते हैं यात्री चेक, यानी घुस गया है कहीं कोना में, कोई बात नहीं, यात्री चेक। तो यात्री चेक में क्या होता है कि यात्रियों की सुविधा के लिए बैंक द्वारा एगो दिया जाता है चेक, जिसके लिए पहले बैंक आपसे कुछ रुपया जमा करवाती है, तब आपको एगो यात्री चेक देती है कि आप यात्रा कर रहे हैं कहीं भी, आपको सोचे चेक काट के दे देना है, हो गया, बात खत्म। उसके बाद एगो होता है चौथा पॉइंट जिसका नाम है प्रतिज्ञा पत्र। देखते हैं पहला दूसरा ठीक बैठा है, तीसरा चौथा भाग गया कोना में, खिसिया गया लगता है। चौथा पॉइंट है प्रतिज्ञा पत्र। अभी क्या होता है, जना कि लोन लेते हैं ना, तो वो कागज बनता है, उसमें ये लिखा रहता है कि आपने इतना लिया है, इतने समय के बाद इतना रुपया ब्याज की दर से आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं बॉन्ड प्रतिज्ञा पत्र। यह एक ऐसा पत्र होता है जिस पर व्यक्ति की मांग के हिसाब से लोन दिया जाता है और उसे ब्याज सहित वापस देने का वादा करवाया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, तो प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया आपको दीर्घ उत्तरीय अर्थशास्त्र का 17 नंबर। अब देख लीजिए इसको बढ़िया से। चलते हैं अब, ये तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट घुसक गया इधर। देखिए इसमें भी वही हुआ है, सब पॉइंट सब देखते हैं भाग गया आने से हमने, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। उपभोक्ता संरक्षण के लिए सरकार द्वारा गठित त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली की व्याख्या करिए। यानी कि गहिंकी सबको रक्षा देने के लिए सरकार 3 स्तर पर जो है एक चलाती है, मतलब प्रणाली, न्यायिक प्रणाली, माने लोगों को न्याय मिले। तो त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली क्या है, तो पहला है राष्ट्रीय आयोग। ये देश स्तर पर काम करता है। अगर आपके साथ 1 करोड़ से अधिक का घोटाला हो गया हो तो इसको जाता है कहाँ पर, राष्ट्रीय आयोग के पास। दूसरा है राज्य आयोग, दूसरा पॉइंट यहाँ है, ठीक है, घुसक गया है। राज्य स्तरीय आयोग, यह प्रत्येक राज्य में होता है। इसमें 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की अगर मामला है तो इसका सुनवाई कहाँ होता है, राज्य स्तरीय आयोग में। और तीसरा पॉइंट है आपको यहाँ पर जिला आयोग। तो जिला आयोग को फोरम भी कहते हैं, फोरम नहीं जी, फोरम कहते हैं, फोरम। यह प्रत्येक जिले में होता है। इसमें 20 लाख रुपया से कम के मामलों की सुनवाई होती है। जिला आयोग को फोरम भी कहते हैं और 20 लाख तक की सुनवाई यहाँ पे होती है। और अगर कोई व्यक्ति जिला फोरम से संतुष्ट नहीं है तो डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, इसका भी प्रावधान दिया गया है। तो इस तरह से 3 गो हो गया, एगो राष्ट्रीय स्तर पर, एगो राज्य स्तर पर, एगो जिला स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ से अधिक का, जिला स्तर पर राज्य स्तर पर कम से कम 1 करोड़ तक, 20 लाख से 1 करोड़ तक, और 20 लाख तक का अगर कोई मामला है तो जिला स्तर पर, ठीक है। तो 3 स्तर इसी को कहते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए भूगोल में आ गए अपना सब। भूगोल में क्या, देखिए भूगोल का पहले 2 नंबरी सब पढ़ेंगे अपना सब। देखिए एकदम खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन सब पढ़ेंगे कि राजधानी चैनल क्या है। अभी नहीं कहिएगा सर, जब रेडियो सब पर जो राजधानी सब बजते रहता है, टीवी सब पर, उसी को राजधानी चैनल कहते नहीं। भारत की राजधानी दिल्ली से 6 गो राज्य के लिए एक डाक सेवा है। दिल्ली से 6 गो राज्य के लिए एगो डाक सेवा है। इसके लिए पीला रंग का पेटी रखल रहता है पोस्ट ऑफिस में। पीले रंग की बेटी लिखा गया है, समझे, पीले रंग की पेटी में पत्र डालते ही सीधे दिल्ली भेज दी जाती है। यानी भारत की राजधानी दिल्ली से 6 गो विशेष राज्य के लिए एगो डाक सेवा है। इसके लिए पियरका पेटी का यूज होता है। पियरका पेटी में जब ये पत्र डालिएगा तो डायरेक्ट वो दिल्ली चला जाता है। इसी को क्या कहते हैं, राजधानी चैनल। अब बिहार की मुख्य फसलें क्या है भैया मेरे, बिहार में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। धान, गेहूं, मकई, गन्ना, तंबाकू, मरुआ, ज्वार, दलहन और तिलहन, इतने सारे जो है फसल उगाए जाते हैं। खरीफ रबी के बारे में नहीं पूछ रहा है, मुख्य फसल पूछ रहा है। पूछेगा बिहार में कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती है, तब लिखिएगा रबी, खरीफ, जायद सब। ये पूछ रहा है कौन कौन फसल उगाया जाता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से 19-20 आसान क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, पूछा नहीं गया है, पूछने का बिल्कुल चांस है। अब देखिए भैया मेरे 21 में है कि बिहार के किन्हीं 4 गो जलाशय परियोजना। देखिए जलाशय परियोजना जानते होंगे, बाढ़, सिंचाई और बिजली के लिए 3 गो के लिए जलाशय पर परियोजना बनाया जाता है। यानी
उसमें सबसे पहला है दुर्गावती जलाशय परियोजना, 4 गो नाम पूछ रहा है तो 4 गो नाम लिखना है। ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना, बागमती जलाशय परियोजना और बरनार जलाशय परियोजना। ये कैमूर में, जमुई में, सीतामढ़ी में और जमुई में कहाँ कहाँ है ये भी लिख दिए हुए हैं, सिर्फ आपको तैयारी करना है इसमें। अब है अगला क्वेश्चन कि संचार किसे कहते हैं। भैया मेरे आज देखिए, आज हमको आप लोग कैसे देख रहे हैं यूट्यूब पर, इसी को संचार कहते हैं, समझे। संदेश के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। इसके माध्यम से सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। पहले के ज़माने में डाक द्वारा पहुंचता था, फिर एगो आया चुंगा वाला फोन सब आया। अब जो है इसके साथ साथ क्या क्या हो गया है कि दूरभाष है, दूरदर्शन है माने टीवी, इंटरनेट है। ये 3 गो 4 गो चीज़ है जो हमारे संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भारत में चीनी उद्योग के विकास, भारत में चीनी उद्योग के विकास और कारणों पर प्रकाश डालें। देखिए कहता है चीनी के बारे में कह रहा है कि चीनी उद्योग के बारे में लिखिए। तो सबसे पहले देखिए, चीनी जो है ये खेती पर आधारित है, गन्ना से होता है इसलिए कृषि आधारित है। इस उद्योग में कच्चा माल क्या है, गन्ना, और गन्ना वाला जहां राज्य है वहीं पर इस उद्योग को स्थापित किया जाता है कि आसानी से गन्ना मिल जाएगा और चीनी बन जाएगा। भारत में सबसे पहले 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था चीनी उद्योग, जो कि बिहारे में लगा था, मढ़ौरा में। आज सब चीनी मिल बंद है। देखिए देखिए, सबसे पहला बिहारे में लगा था, मढ़ौरा जिला में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1935 तक भारत देश में चीनी मिलों की संख्या लगभग 130 गो हो गया। कब? 1935 में भारत में कितना था, 130 गो चीनी मिल। आज़ादी के बाद 2008 से, देखिए आज़ादी से पहले 130 गो था, आज़ादी के बाद 2008 तक में इसकी संख्या कितनी पहुंच गई, 615 गो हो गया टोटल। पूछ सकते हैं, अरे पढ़िए, समझिए और लिखिए। शुरुआत में गन्ने का विकास बिहार और उत्तर प्रदेश में था क्योंकि यहाँ पे अधिक गन्ना होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि दक्षिण जो था, भारत का दक्षिण राज्य जहाँ पे मौसम लगभग एक रंग रहता है, वहाँ पर भी धीरे धीरे गन्ना का उत्पादन शुरू हुआ और वहाँ पर भी फैक्ट्री लगना शुरू हुआ। धीरे धीरे चीनी उद्योग दक्षिण भारत में भी विकास करने लगा क्योंकि वहाँ की जलवायु क्या थी, तो सम होती है। तो इस प्रकार जो है हमने आपको पढ़ाया। 23 नंबर क्वेश्चन, ये भी दीर्घ उत्तरीय है, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए। अब है भारत की प्रमुख फसलों का वर्णन करिए। देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत एगो विशाल और अलग अलग जलवायु वाला देश है। यहाँ पर सब जगह अलग अलग मौसम आपको मिल जाएगा, जलवायु, कहीं गर्मी, कहीं ठंडा, कहीं बरसात। तो भारत एगो विशाल देश है और यहाँ पे सब जगह अलग अलग तरह का जलवायु है और यहाँ पे बहुत तरह का फसल उगाया जाता है। तो सबसे पहला खाने वाला फसल को कहते हैं खाद्य फसल। खाद्य फसल में आता है गेहूं, चावल, मकई, बाजरा आदि। इसको हम लोग खाते हैं, माने हुरते हैं। ये लगभग 50% देश में जितना उत्पादन होता है फसल का, 50% खाने वाला फसल होता है। दूसरा है दलहन, जिसको पी के प्रोटीन लेते हैं। अरहर, मसूर, उड़द, मूंग, मटर और चना भारतीयों के लिए प्रोटीन की सबसे मुख्य स्रोत है और दाल, इसको दाल कहते हैं। और तीसरा है तिलहन, सरसों, अलसी, तोरी, तिल, अरंडी एवं मूंगफली वसा तथा विटामिन के मुख्य स्रोत है। इसके साथ साथ याद रखिएगा सूरजमुखी का भी तेल होता है, ठीक है ना, सूरजमुखी का भी तेल होता है। तो तिलहन में ये सब आगे माने नाम लिखना है, खाए वाला फसल, दाल, तिल। दलहन में दलहन का नाम लिखेगा, तिलहन में तेल वाला सब का नाम लिखेगा, देख रहे हैं। इस हिसाब से आगे भी है। अब देखिए पीने वाला में देखिए कॉफ़ी या चाय, इसकी भी खेती होती है। इस अपना सब क्या करते हैं, पीते हैं। चाय के मामले में भारत सबसे बड़का निर्यातक है, इसका कि भारत में सबसे टीचर। देखिए टीचर का मतलब जानते हो कि टी और चर। देखिए टी पी के चर चर करते रहता है, समझ में आया कि नहीं आया इसलिए इस टीचर का नाम टीचर हुआ, मजाक किए हैं। तो चाय तथा कॉफ़ी पेय फसल है। चाय के मामले में भारत सबसे बड़का निर्यातक, यानी निर्यातक का मतलब होता है कि भारत जो है अपना देश से चाय पत्ती दूसरे देश में भेजता है। अब है रेशेदार फसल, एहन फसल जिससे बनता है कपड़ा। कपास और जूट भारत के 2 प्रमुख रेशेदार फसल है, जिसमें तंतु यानी धागा वाला फसल। और इससे क्या होता है, तो कपड़ा उद्योग में ये सबसे महत्वपूर्ण है। और लास्ट में है नकदी फसल, जिसको तुरंत काटिए या नकदी कमाइए।
जना कि गन्ना, रबर, तंबाकू, मसाले और फल नकदी फसल है जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 26% हिस्सा इससे भी आता है। कुल उत्पादन जो होगा, मैंने 100 कुंटल अगर उत्पादन होता है फसल का तो 26 किलो लगभग ये सब होता है। और इसके बाद आपको पूछेगा रोपण फसल क्या है। रोपण फसल का मतलब होता है एक बार लगाइए या कई साल तक फायदा कमाइए, उसी को कहते हैं रोपण फसल। जना देखिए, चाय हो गया रोपण फसल, गन्ना हो गया रोपण फसल, केला हो गया रोपण फसल। ठीक है, तो इसमें हम नहीं लिख पाए हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो इतना पढ़ाने के बाद अब मेरा दिल गवाही देता है कि बहुत अच्छा मैंने पढ़ाया है। आप ही लोग बताइएगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में प्यारा से एगो दिल भेजिए, साथ में कमेंट में राधे राधे भेजिए। और फिर मिलते हैं अलग अलग क्लास के साथ, अलग अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा उन विद्यार्थियों तक जो नहीं पढ़ते हैं, उन तक भेजिए और कहिए कि देखो यूट्यूब पर आया एक टीचर जो पढ़ा रहा है इतने आसान शब्दों में कि आपको आराम से याद हो सकता है, वो भी गारंटी के साथ।